इन्होंने 1934 में एक और बड़ा फेरबदल किया। जो भारत की सारी बैंकिंग व्यवस्था थी वो यूरोप के मुताबिक चलती थी। जो रुपए का सिक्का यहां था वैसा ही सिक्का लगभग वहां था, जो सिक्के का भार यहां था वही लगभग यूरोप में था। मैं ठीक कह रहा हूं वर्मा साहब? जितना सिक्के का भार यहां था लगभग उतना ही वहां था। पूरी दुनिया में सोने के और चांदी के सिक्कों का भार लगभग एक जैसा था 1947 तक, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड था। वो गोल्ड स्टैंडर्ड का आधार अंग्रेजों को कहां से मिला? वो गोल्ड स्टैंडर्ड अंग्रेजों ने सीखा भारत से, क्योंकि भारत में अकेला ऐसा देश था जो इतने बड़े देश में एक मॉनेटरी सिस्टम चलता था जो शेरशाह सूरी ने बनाया था और बाकी सब ने अपनाया था। और आज तक पूरी दुनिया की जो करेंसी के पीछे जो कानून है, उसका जो अधिकार है, उसका जो नियम है, उसका जो लॉ है, वो आज भी वही है जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का जो रुपया था, जो लगभग 1100 ग्राम 11 ग्राम वर्मा जी, ठीक है, उन्होंने चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया बोलते थे, सोने का जो सिक्का था उसको मोहर बोलते थे। तो एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का मतलब 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था। ये उनका फिक्स रेट था, परंतु यही सिक्का चलता था, इसी को वो गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। तो रुपया का जो 1 रुपया था वो एक चांदी के सिक्के का केवल और केवल चेक था, एक रसीद थी बस। इसीलिए लिखा जाता था, मैं धारक को 1 रुपया देने का वायदा करता हूं ऑन एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी कोई भी इशू का जो ऑफिस है, टकसाल है, वहां जाके आप रुपया दे सकते थे, उसके बदले में चांदी का सिक्का ले सकते थे, चांदी ले सकते थे, रुपया सोना ले सकते थे। ये नियम कब से बना था? ये शेरशाह सूरी के समय से बना था। अंग्रेजों ने उसमें कूटकरण किया, वो अलग डिटेल है, वो वर्मा जी बताएंगे, परंतु वो सिक्का एज इट इज चलता था। और भारत में का जो अंग्रेजों का बैंक था उसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इंडिया में भी चलता था, इंपीरियल बैंक इंग्लैंड में भी चलता था। 1934 में अंग्रेजों ने अचानक एक नया एक्ट पास किया, उसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, यानी भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो पास हुआ। इस बैंक की खूबी क्या थी? उससे पहले इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक था, वो गवर्नमेंट का बैंक था। आप जितना पैसा चाहते थे, यानी आपने जितने नोट लिए उतने बदले में उतना सोना और चांदी आप बैंक में नोट करते थे। अगर बैंक के पास 1000 रुपया है तो उसके पास 1000 सोने चांदी के सिक्के रहते थे। इसलिए रुपए की जो कीमत और सोने की कीमत दोनों समान थे, इसलिए रुपए का कभी कूटकरण होता नहीं था, महंगाई होती नहीं थी, उसमें किसी किस्म की मिलावट होती नहीं थी, क्योंकि वो कानूनन अपराध था। अब अंग्रेजों ने 1934 को अचानक उस सरकारी बैंक को क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आरबीआई क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये क्यों बनी? ये कैसे बनी? इसके पीछे क्या हेतु था? इसके पीछे एग्जैक्टली वही हेतु है जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए है, और इसके भी जो कानून और नियम है वो वही हैं जो फेडरल रिजर्व ऑफ इंक है। ये फेडरल रिजर्व बैंक है यूएसए का, वो किसका है? यूएस गवर्नमेंट का है या बैंकिंग फैमिली का है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका है? वो भी बैंकिंग फैमिली का है। आप हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पढ़ लीजिए, इसको कैसे बनाया जाएगा उसके चौथे पन्ने में बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा है रिकमेंडेड बाय रॉथचाइल्ड, लिखा हुआ है कानूनन दस्तावेज के अंदर, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई में, जो आरबीआई ने खुद अपनी हिस्ट्री पब्लिश किया उसमें। तो यानी ये जो बैंक था, यानी जितना सोना चांदी
जितने सिक्के, जितने नोट उन्होंने इशू किए, उतने ही सिक्के उसके पास जमा थे। किसके पास? इंपीरियल बैंक के पास। अचानक वो बैंक एक ही दिन में क्या कर दिया गया? प्राइवेट कर दिया गया। और जितने सरकारी पैसे थे, सरकारी संपत्ति थी, सरकारी लोन थे, सरकारी सोना चांदी था, सरकारी ट्रेजरी था, वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया? एक प्राइवेट बैंक को, यानी रॉथस्चाइल्ड के बैंक को। और उसके अंतर्गत सारे के सारे बैंक आ गए। यानी एक ही दिन में भारत का संपूर्ण पैसे का कंट्रोल, सोना चांदी का कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल, व्यापारिक नीति का कंट्रोल एक प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंप दिया गया। और 1934-35 में भारत में एक और कानून लागू हुआ था साहब जी। 1935 में भारत में कानून हुआ था, सेल्फ गवर्नेंस एक्ट, सेल्फ रूल। भारत को सेल्फ रूल करे, इसलिए भारतीयों को अधिकार देने का अनाउंसमेंट किया गया कि अपनी जो सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो लोकल भारतीय चलाएंगे। फिर वहां से उन्होंने यानी नोट गए और साथ में क्या दिया गया? वोट का अधिकार दिया गया। हो गया। और ये कोर्ट तो इनके अधीन में थी, तो नोट, वोट और कोर्ट एक साथ चली। और पहली बार भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए, फ्री कंट्री बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया। अब आपको याद रखना है कि रॉथस्चाइल्ड ने कहा था कि मुझे एक कंट्री की नोट छापने का अधिकार दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां सरकार किसकी है, क्योंकि अल्टीमेट सरकार किसकी होगी? जिसका नोट होगा। और जिसका नोट होगा उसी की वोट होगी और उसी की कोर्ट होगी। तो नोट, वोट और कोर्ट तीनों एक ही सत्ता के अंतर्गत चले। ये सारा का सारा जो प्लानिंग था, ये 20 साल पहले, 40 साल पहले था। कब से चालू हुआ ये? 1913 में, 1934 में, 1935 में। अब आपके सामने एक घटना बताता हूं, कान खोल के सुनिएगा। और हम मैनेजमेंट के नाम पे क्या सिखाते हैं बलारा जी? गुड़ गिराना, गुड़ मतलब किसी के ऊपर गिड़गिड़ाना और गुड़गुड़ाना, यानी बॉस बन के किसको कंट्रोल करना और दूसरे के अंदर गिड़गिड़ाना, यही दो है मैनेजमेंट। और हमने आपको ह्यूमन कहा, तो आपको लगता है, हमको लगता है कि वो हमारा सम्मान कर रहे हैं कि आई एम ह्यूमन बीइंग टू। वो कहता है यस यू आर ह्यूमन। वो क्या कह रहा है? तू जानवर है और मैं अपने आप को इंसान समझ रहा हूं। यही है भाषा की। अब क्या हो रहा है? हम अपनी रजामंदी से भाषा को जब हम स्वीकार कर लेते हैं बिना उसका अर्थ जमाने, तो हम अपनी रजामंदी से अपने आप को डिमीन कर लेते हैं, अपने आप को वास्तविक ह्यूमन से काल्पनिक ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने वास्तविक अधिकारों को नोइंगली उसको सरेंडर कर देते हैं, अपनी वास्तविक क्षमताओं से अपने आप को अलग कर लेते हैं, आज़ाद होते हुए गुलाम हो जाते हैं। और ये गुलामी नोट, वोट, कोर्ट और डिवोट में एक साथ चलती है। और जब तक हम उससे आज़ाद नहीं होते, और ये जो सारी गुलामी वास्तविक है या आभासित है, हेलो, ये आभासित है, तो उस आभासित गुलामी से अपनी वास्तविकता में वापस आना इतनी ही जर्नी है। जी, अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हमारे अगले सेशन 3 है। पहला सेशन रहेगा वर्मा जी का। वर्मा जी इस नोट से कैसे मुक्ति पानी है, कर्ज से कैसे मुक्ति पानी है, हर व्यक्ति, हर किसान, हर गांव और देश को कैसे कर्ज से और नोट से मुक्त करना है, ये सेशन है अगला प्रैक्टिकली। उसके लिए किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होकर डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि आज मैं फ्री। कैसे?
ये सिस्टम डिजाइन हुआ। अब पहले ये चारों के रिलेशनशिप में कहां से शुरू हुई? मैंने आपको बुल पढ़ाई थी, आपको मैंने 3 बुल के बारे में बताया। अब मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूं, नोट्स जोड़ रहा हूं आपके सवाल के साथ, कि ये जो सारा का सारा व्यापार मुद्दे हैं, ये स्टार्ट हुए हैं कि अलग अलग राजा, अलग अलग कानून, अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग गांवों की अलग अलग सत्ता थी। तो कौन से लोग थे जिनकी सत्ता हर जगह थी? व्यापारी। क्लियर? कौन से लोग थे जिनको यूनिवर्सल यानी सब जगह के कानून एक साथ करने थे? व्यापारी। जिनका लाभ हर एक देश के साथ था, व्यापार हर एक देश के साथ था, जिनको हर एक देश में अपने कानून लागू करवाने थे, अपने अनुकूल परिस्थितियों को विकसित करना था धर्म में। तो सारे देश अलग अलग हैं पर समुंदर एक है। तो जो मैं एक समुंदर के ऊपर जो लॉ लगेंगे उनको उन्होंने किसके ऊपर लागू कर दिया? पूरी दुनिया के ऊपर। तो उस दुनिया की देश का कानून, उस देश की शिक्षा, उस देश की संस्कृति, उस देश की मान्यताएं, उस देश के विश्वास, उस देश की सारी सत्ताओं को उन्होंने किसके अंदर ले लिया? अपने अंदर। और ये काम उन्होंने सबसे पहले किसको समझाया? पोप को। किसको समझाया? तो पोप ने उनके फेवर में बुल कानून बनाया। उसका शायद पोप को भी पता नहीं था। फिर उससे दूसरा, उससे तीसरा, ये धीरे धीरे वो करते चले गए। यही लोगों ने फिर समझ लिया कि दुनिया में ये लुटेरों को, लुटेरे एक होता है राक्षसी लुटेरा जो दूसरों की हत्या करके उसको एक बार में मुर्गी काट लेता है, वो मूर्ख लुटेरा होता है। एक वो लुटेरा होता है जो परमानेंटली लगातार हर अंडा चुराता है। तो ये कौन से लुटेरे बने? इन्होंने क्या किया कि ये तो मुर्गियां हैं, इनको काटने की जरूरत नहीं है, इनकी जो सारी संपत्ति है, इनकी जो सारी सत्ता है, इनके जो सारी वेल्थ है, इसकी जो सारी मेहनत है, उसको जिया जाए। तो उससे आपको एक्सप्लॉयटेशन करनी है। एक होती है जबरदस्ती से, एक होती है आपकी सहमति से। तो कैसे आपकी एक्सप्लॉयटेशन की जाए? शोषण जो है, आपकी सत्ता, आपकी संपत्ति, आपके अधिकार सबको आपसे छीनना है, आपका इस्तेमाल करना है, वो आपकी रजामंदी से किया जाए या आपके साथ जबरदस्ती की जाए? समझदार क्या करेगा? कूटनीतिज्ञ क्या करेगा? रजामंदी से। तो उन्होंने रजामंदी है वो आपको वैचारिक सहमतियां उन्होंने क्रिएट की। तो कानून क्या है? वैचारिक सहमति। नोट क्या है? वैचारिक सहमति, राइट। और धर्म क्या है? वो भी वैचारिक सहमति है। तो उन्होंने क्या किया? उनका मतलब कुछ और था, हमारे माना हुआ मतलब कुछ और था। हम जो है कानून को समझते हैं प्रकृति का नियम। उनके लिए कानून कौन है? उनके द्वारा क्रिएट किए गए कानून। हम मानते हैं इंसान का मतलब है भगवान का बनाया हुआ इंसान। उनके लिए इंसान का मतलब क्या है? ये कलर्ड जानवर। हमारे लिए पर्सन का मतलब है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है प्रकृति की एक अभिव्यक्ति, पूर्णता की एक यूनिक अभिव्यक्ति। हम उसको व्यक्ति मानते हैं। उनके लिए व्यक्ति का मतलब है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? मात्र एक मुखौटा, मात्र एक आभासित सत्य। हमने माना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सत्ता। सत्ता का मतलब होता है कानून। कानून का मतलब होता है ऋत, प्रकृति। ये हमारा नियम है। उनका नियम क्या है? माइंड कंट्रोल। गवर्नमेंट, माइंड कंट्रोल। तो हमारे मीनिंग और उनके मीनिंग तो भाषा के कारण क्या कर दिए? गटमट हो गए। तो हमारी जो सदियों से बनी हुई मान्यता, किसके, जो हमें पावर देती थी, हमें सत्ता देती थी, हमें आज़ाद करती थी, हमें आनंद देती थी, हमें पूर्ण करती थी, हमें प्रेरित करती थी, अब वही सारे, वही शब्द उनके शब्दों के साथ जुड़ के उनको पावर, उनको सत्ता, उनको आज़ादी, उनको अधिकार देने लगी, हमारे अधिकार खत्म करने लगी। पैसा भी, कोर्ट भी, कानून भी, श्रद्धा भी इसी भाषा में पनपे हुए हैं। तो इसलिए
पहले पैसे से आजाद होने से पहले पैसे के बारे में जो हमारी मान्यताओं से मुक्त होना पड़ेगा, राइट। कर्ज से मुक्त होने से पहले, कर्ज की मान्यता से पहले मुक्त होना पड़ेगा कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको कर्जी कर ही नहीं सकता। आपने कर्जई होना स्वीकार किया है, और जिस दिन आप इनकार कर दोगे, उनके पास कोई सत्ता नहीं है आपको कर्जई सिद्ध करने की।